हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर दीपक सिंह। वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज़। आज हम जो यूनिट डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस, और फर्स्ट लेक्चर जो है वो होगा ऑपरेटर्स इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस सब्जेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और मैथमेटिक्स में ये किस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस चीज़ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पहले हम ये देखते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस सब्जेक्ट एक्चुअली में है क्या। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना या एनालिटिकल सॉल्यूशन निकालना कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, या उसको निकालने की कोई टेक्निक ही नहीं है हमारे पास। क्योंकि जो हमारे पास मेथड्स होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस के साथ ही वर्क करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन मे नॉट हैव अ सॉल्यूशन, या फिर हमारे पास मेथड नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग वाई वाले वेरिएबल एक साइड आ गए, एक साइड आ गए, एक्स वाले अलग अलग वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो हम फिर उसमें इंटीग्रेट करके कोई ना कोई टेक्निक लगा के इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। बट क्या हमेशा ऐसे पॉसिबल हो पाता है? ऐसा नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं कि जब उसका ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकलता, फिर हम और कोई मेथड लगाते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या कोई टेक्निक या कोई ट्रिक लगा के उसको कन्वर्ट कर देते हैं, कोई वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के हम उसको कोशिश करते हैं कि ये सॉल्व हो जाए। लेकिन हमेशा सॉल्व हो पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर फॉर एग्जांपल ले लो, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो सकता है कि वो इतना उसमें जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे और जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ते जाएंगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हम उसका सॉल्यूशन तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी न्यूमेरिकल अप्रोच या न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे जिससे हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसी सब चीज़ को हम न्यूमेरिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड व्हाई डू वी नीड इट। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस सॉल्व्स कंटिन्यूस प्रॉब्लम यूजिंग न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब होता है? अप्रोक्सीमेशन का मीनिंग होता है कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना जो कि ऑलमोस्ट मैच कर जाए एग्जैक्ट सॉल्यूशन से। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा है, डिजाइनिंग मेथड दैट गिव्स अप्रोक्सीमेट बट एक्यूरेट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। क्या है इसमें? डिजाइनिंग मेथड्स मींस, इसका क्या मतलब है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस सब्जेक्ट में सिर्फ हम सॉल्यूशन फाइंड आउट भी करते हैं, साथ साथ हम एक कुछ डिज़ाइन या एल्गोरिथम भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि जिससे कुछ ना कुछ हमारे पास सॉल्यूशन निकल जाए किसी प्रॉब्लम का। और तीसरा लिखा है, इट इज़ यूजफुल इन केसेस वेयर एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल और प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव टू कैलकुलेट। इसका मतलब कि ऐसी जगह यूज़ होगा जहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन या तो इम्पॉसिबल है निकालना, सॉल्यूशन निकालना ही पॉसिबल नहीं है अदरवाइज, या फिर क्या हो, प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव टू कैलकुलेट। एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है कि वो इतना ज़्यादा, उसमें कंप्यूटेशनल कॉस्ट या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको सॉल्व करना मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है। इवन अगर हम उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैटलैब, पाइथन या C++, जावा, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके भी अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएँ तो वहाँ पे उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। प्रोग्रामिंग क्या होता है कि कंप्यूटर की भी एक लिमिट होती है कि इतना ही कैलकुलेट कर सकता है कोई कंप्यूटर, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स को ले लें या नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ले लें, उसका रन टाइम होता है, तो वो सारी चीज़ें भी अकाउंट में आ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को जब नहीं हो पाता है तब हम उसमें क्या लगाते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस की टेक्निक्स लगाते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमने कुछ हमें ऑपरेटर्स पढ़ने पड़ेंगे कि वो जो आगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पे यूज़ होते जाएंगे, ये जो है ऑपरेटर्स। तो कुछ ऑपरेटर्स हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस सब्जेक्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़फुल होता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन एंड रिग्रेशन, फिर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यू एंड सिंगुलर वैल्यू, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मींस जहाँ पे क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल एनालिसिस का हम डायरेक्ट यूज़ करके, मतलब ऑलरेडी बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो डेवलप हो चुकी हैं इन सारी मेथड्स को सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखो सपोज एक हमारे पास एक इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन 1/1 + x। तो हमको पता है कि ये एक सिंपल क्या है, ये एक लीनियर फंक्शन है, डिनोमिनेटर में 1 + x, और अगर मैं इसको t पुट कर देते तो ये 1/t dt आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा सिंपल log 1 + x, ये इसका सॉल्यूशन है। और मैं सपोज इसमें लिमिट होती है 0 to 1, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें इंटीग्रल की लिमिट लगेगी 0 to 1,
तो कितना जाएगा, जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो log 1 + 1 log 2 माइनस log x का भी 0 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू तो 0, दैट मीन्स इसका आंसर आ गया log 2। लेकिन देखो अब यहाँ पे 1/x था, अगर मैं इसको ऐसे कर देता 1/1 + x², तो इसका भी हमको पता है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, tan 1x होता है, tan 1x + c, एक कांस्टेंट है, सपोज ये इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अगर मैं इसको देखो, यहाँ पे पहले 1 + x था फर्स्ट इंटीग्रल में, सेकंड में 1 + x², थर्ड में अगर 1/1 + x³ कर दूँ अगर मैं, तो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा ऐसे डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला तो नहीं है, इसको हमें कुछ फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाए, इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है कि सपोज इसमें भी लिमिट लगी हुई थी 0 to 1 सेकेंड इंटीग्रल में, इसमें ये लगा देंगे हम, तो इसमें ये वाली टर्म हट जाएगी कांस्टेंट वाली, और इसमें सिंपल 0 to 1 log 1 tan 1 होता है π/4 और 0 पे 0 होता है, तो दैट मीन्स आ जाएगा π/4 इसका आंसर, मतलब। और इसमें भी सपोज 0 to 1 है, तो इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, लेकिन अब पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर पुट करेंगे वैल्यूज़ और तब इसका सॉल्यूशन आएगा। लेकिन हमेशा क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ जाए। जैसे अभी नहीं दिख रहा है हमको कि 1/1 + x³ है, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल टेक्निक हम आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में देखेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कि एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टेक्निक होती है कि इसका हम क्या है, बिना सॉल्व करे इसका आंसर ले आएंगे। जैसे π/4 इसका वाले का आया है, तो इसका भी कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आ गया 2.142, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि इसका आंसर कितना है। तो हो सकता है कि इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो वो इतना हो 2.145, और हमारा जो सॉल्यूशन आया वो आया 2.142, ये। तो देखो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन था इसका, और जो हमारा सॉल्यूशन आया वो ये है। तो इन दोनों में क्या है, थोड़ी सी एरर भी है ना। तो वो जो एरर है वो हमें मिनिमाइज, जितनी कम से कम एरर पॉसिबल हो उतनी कम हमें एरर रखनी है, तो वो हमारा काम है इसमें। जैसे इसमें हमारे पास जो एरर है, अगर मैं बोलूँगा कि इसमें एरर कितनी है, तो एरर जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है फॉर एग्जांपल आना चाहिए था 2.145, और हमारे पास कितना है 2.142, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, तो एरर कितनी है 0.003, इतनी एरर है हमारे जो सॉल्यूशन है। तो 0.003 एक बहुत ही छोटा नंबर है, तो अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एरर बहुत कम है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई अगर मैं दूसरा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और उस क्वेश्चन में एग्जैक्ट सॉल्यूशन आना जो है उस प्रॉब्लम का, जैसे यही वाला क्वेश्चन था 0 to 1 1/1 + x² dx, तो इसका आंसर है π/4 आया लास्ट में, तो π/4 की पाई की वैल्यू रख दूंगा मैं 3.14 अप्रॉक्स और अपॉन 4, तो ये इसकी वैल्यू समथिंग आएगी 0.1 समथिंग आएगी सपोज, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये आई है 128 में लिख देता हूँ, 128 आई है सपोज, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है इंटीग्रेशन से, इसका हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता है। पर हो सकता है कि जब हम इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड से, किसी मेथड से, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस के भी अलग अलग मेथड है, जब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हो सकता है कि इसका आंसर आए 0.135। अब देखो इसमें और इसमें काफ़ी एरर आ गई है, मतलब देखो 128 और 135 काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, है ना। सॉल्यूशन उसका क्लोज तो आया है, लेकिन ये क्या है, इसमें एरर ज़्यादा है, और हो सकता है कि मैं जब दूसरी टेक्निक का यूज़ करूँ तो उससे सॉल्यूशन आया 0.125। तो ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज आ गया इसके सॉल्यूशन। इसमें इन दोनों में एरर, इस वाले मेथड में एरर कम है। तो ये सारी टेक्निक हमको यूज़ करनी है, मतलब इसमें हमको करना क्या है कि जो हमारे पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है उनका अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है तो हम उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वहाँ पे ये सारे, जैसे इंटरपोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन देखो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इंटरपोलेशन भी एक अच्छा चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे इंटरपोलेशन एक अच्छा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल देखो इंटरपोलेशन क्या होता है कि जब हमें डेटा गिवन होता है कुछ इंटरवल पे या किसी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे, और उसके बीच में हमें कहीं पे डेटा बताना है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मैं उत्तराखंड स्टेट ले लेता हूँ, ठीक है, ये सपोज है उत्तराखंड, और ये पॉपुलेशन, उत्तराखंड की पॉपुलेशन है ये, ठीक है। एक टेबल हमें गिवन है उत्तराखंड और उसकी पॉपुलेशन। तो उत्तराखंड स्टेब्लिश हुआ था 2000 ईयर 2000 में, तो सपोज 2000 में उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन थी वो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 50 लाख थी, और 2005 में उसकी पॉपुलेशन हो गई मान लेते हैं 75 लाख, और 2010 में हो गई सपोज की पॉपुलेशन 1 करोड़, और 2015 में उसकी पॉपुलेशन हो गई मान लेते हैं 1.8 करोड़, और 2020 में इसकी पॉपुलेशन हो गई फॉर एग्जांपल 3.5 करोड़, ठीक है। अब देखो ये हमें डेटा गिवन है, इतना हमें डेटा गिवन था। अगर हमें पूछा जाता है कि
फाइंड द पॉपुलेशन इन द ईयर 2000 और 2009 में बताओ, या फिर मैं बोलता हूँ कि 2018 में कितनी पॉपुलेशन है। अब देखो इस डेटा में तो कहीं गिवन नहीं है कि 2018 यहाँ कहीं पे आएगा बीच में और 2009 जो है वो यहाँ कहीं पे आएगा बीच में, तो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए 2009 में पॉपुलेशन और इनके बीच में कहीं पे यहाँ पे होनी चाहिए। तो जो इंटरपोलेशन है, मतलब जो डेटा गिवन है उसके बीच में कहीं पे हमें वैल्यू निकालनी है तो उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। जैसे 2005 और 2010 के बीच में कहीं पे हमें वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियसली वो 75 लाख और 1 करोड़ के बीच में ही कहीं ना कहीं पे आएगा। तो हम वो देखते हैं कि पॉपुलेशन का इंक्रीज किस हिसाब से हो रहा है, उसके एक अलग टेक्निक है, इंटरपोलेशन चैप्टर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरपोलेशन। और एक्सट्रापोलेशन होता है कि जब हम डेटा जो हमें गिवन है उसके बाहर का डेटा पूछा जाता है। सपोज 2020 तक पॉपुलेशन हमें गिवन थी और पूछा जाता है कि अप्रोक्सीमेट 2024 में कितनी पॉपुलेशन होगी फॉर एग्जांपल, तो वो क्या हो गया, वो डेटा के बाहर की वैल्यू होगी, तो उसको हम एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, वो कैसे यूज़ होंगे, वो उनके कौन कौन से ऑपरेटर हैं और उनका क्या क्या डेफिनेशन है और उनके आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहला जो हमारे पास वो है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है डेल, ये इसका नोटेशन है डेल, और ये किसी फंक्शन पे लगता है। फंक्शन, अच्छा एक चीज़ और है कि पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को हम डिस्क्रीट जो डोमेन है उसमें हम डिस्क्रीट, सपोज ये हमारे पास है सपोज एक फंक्शन हमारे पास जो उसकी डोमेन है जिस पर वो डिफाइंड है वो है सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है सपोज, और यहाँ पर ये इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, ये एक्स एक्सिस है मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है, आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स है, तो जो डोमेन है वो मान लेते हैं वो ये थी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ये डोमेन है। तो ये फंक्शन की डोमेन है, फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से कुछ डिफाइंड है फंक्शन। तो जो ये डोमेन है इसको हम क्या करते हैं, डिस्क्रिटाइज करते हैं। पहले डिस्क्रिटाइज का मतलब क्या है, इसको अलग अलग पॉइंट्स में हम ब्रेक करते हैं। जैसे सपोज ये एक्स था, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, तो इसका जो अगला पॉइंट है यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया ऐसे ऐसे करके, और ये एच इंटरवल ले लिया हमने बीच बीच में, एच डिस्टेंस है इनके बीच में, एच एक नंबर है, ठीक है। तो यानी कि ये अगर ये एक्स है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच। नेक्स्ट वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2h। उसी तरीके से एक्स प्लस 3h, पीछे की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एच। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2h। तो अगर मैं इसको सिर्फ अगर डोमेन को हम डिस्कस करें तो देखो ये इस तरीके से होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास और ये कोई पॉइंट है एक्स, और ये वाला जो पॉइंट है वो है एक्स प्लस एच। डिस्क्रीट पॉइंट में हमने इसको क्या कर दिया, डोमेन को पार्टीशन कर दिया, एक्स प्लस 3h। ये है एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h, एक्स माइनस 3h एंड सो ऑन, पीछे भी आगे भी ऐसे चलता जा रहा है। अब इसी डोमेन पे हम देखेंगे कि ये डिफरेंस ऑपरेटर कैसे कैसे करके काम करते हैं। जब सपोज जब ये एक्स है तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उसको लिखते हैं हम एफ ऑफ एक्स। इस पर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ पर क्या होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पीछे भी ऐसे होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस 2h एंड सो ऑन। तो ये फंक्शन की वैल्यूज इन पॉइंट पे डिफाइंड है, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है। तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो क्या करता है, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। ये अगर किसी पॉइंट एफ एक्स पे, इस पॉइंट पे ये फंक्शन पे वैल्यू लगेगा तो इसकी डेफिनेशन है कि ये होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसके नाम में ही लिखा है फॉरवर्ड डिफरेंस, मतलब अपने अगले वाले से हमें डिफरेंस लेना है इस पॉइंट का। इस पॉइंट पे मैं ऑपरेटर लगा रहा हूँ इस एफ एक्स पे, तो अब एफ एक्स प्लस एच माइनस ये, मतलब इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसकी डेफिनेशन ये है। तो इसको डेफिनेशन हमने ये लिख दिया, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये है, ठीक है। तो क्या कहती है डेफिनेशन, डेफिनेशन कह रही है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। अब हम देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये है, इसमें ये जो ऑपरेटर है डेल, ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स ये ट्राइंगल जैसा है। ट्राइंगल अभी ऊपर की तरफ को पॉइंटिंग था, अभी नीचे की तरफ को पॉइंटिंग है, तो इसका मतलब ये बैकवर्ड डिफरेंस है।
तो डेल ऑफ एफ एक्स, अगर ये इस पॉइंट पे लग रहा है तो इसकी जैसे इसकी डेफिनेशन में ही है बैकवर्ड, तो मतलब ये पीछे की तरफ को चलेगा। जैसे ये यहाँ पर है तो यहाँ से पीछे की तरफ, मतलब इस पॉइंट एक्स से ये पीछे की तरफ को जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ इस पॉइंट एक्स पे तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू एफ एक्स माइनस एच। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एफ एक्स माइनस एच, ये हो जाएगा। तो ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मीन्स ये पीछे की तरफ को चलता है। तो यहाँ पे हमने लगाया तो यहाँ से पीछे की तरफ को, ये माइनस से पहले वाली वैल्यू। फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, यहाँ पर लगाया तो आगे वाली माइनस पीछे वाली वैल्यू, मतलब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और जब बैकवर्ड डिफरेंस लगाया तो ये ऐसे करके। फिर इसके बाद आता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अब सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा ऑफ एफ एक्स। सिग्मा ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, ये होता है सेंट्रल डिफरेंस। तो इसके पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि सेंट्रल डिफरेंस ये क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल ये लग रहा है, अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे, सपोज ये इस पॉइंट पे हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे अगर मैं फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, मतलब हम इस सेंट्रल डिफरेंस लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो डिस्टेंस h है तो h बाई टू यहाँ बीच में आएगा, ये डिस्टेंस भी h है तो h बाई टू बीच में आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x प्लस एच बाई टू, और ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x माइनस एच बाई टू। तो उसी तरीके से इन पॉइंट ऑफ फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स प्लस एच बाई टू, जो कि ये लिखी है, और एफ एक्स माइनस एच बाई टू, जो कि ये लिखी है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि जब हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर लगा रहे हैं। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कैसे काम करता है कि जिस पॉइंट पे हम लगा रहे हैं उससे हाफ स्टेप आगे माइनस हाफ स्टेप पीछे, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। उसके बाद आता है शिफ्ट ऑपरेटर। अब इसको मैं नीचे कर ये डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। शिफ्ट ऑपरेटर, तो शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, शिफ्ट ऑपरेटर को हम ई से डिनोट करते हैं, ई ऑफ एफ एक्स। ई ऑफ एफ एक्स ये क्या करता है, ये जैसे इसका नाम लिखा है शिफ्ट ऑपरेटर, तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल वही था, ये था पॉइंट एक्स, ये था एफ एक्स प्लस एच, ये था एक्स माइनस एच। तो अगर इस पॉइंट पे लग रहा है शिफ्ट ऑपरेटर, तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, एक स्टेप आगे कर देता बस। जितने ई की पावर है, ई की पावर यहाँ पे 1 है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये एक स्टेप आगे चला जाएगा, एफ एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा, ये है शिफ्ट ऑपरेटर। कभी कभी क्या लिखा होता है, ऐसा भी लिखा होता है ई टू दी पावर -1। इसका मतलब क्या है, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, नेगेटिव की तरफ चल रहा है, तो इसका मतलब एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो क्योंकि उसकी पावर में -1 लिखा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब है एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर क्या होता है, एवरेज ऑपरेटर को डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, ये एवरेज लेता है किसका, जो अभी हमने डिफाइन किया था, जो ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, ये जो हमने डिफाइन किया था। सपोज फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है x, ये है x प्लस एच, ये है x माइनस एच। तो जो एवरेज ऑपरेटर है, तो वो क्या करेगा, x से पहले हाफ स्टेप आगे जाएगा, हाफ स्टेप मीन्स यहाँ पर बीच में, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x प्लस एच बाई टू। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, उसी तरीके से x माइनस एच बाई टू। मतलब ये पूरी डिस्टेंस h थी, हमने हाफ डिस्टेंस आगे का, हाफ डिस्टेंस, तो इन दोनों का एवरेज लेना है। तो एवरेज का मतलब क्या है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू ऑफ एफ एक्स, ये सिंबल है म्यू। तो ये क्या करता है, इन दोनों का एवरेज लेगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, ये होता है एवरेज का मतलब। तो 1/2 और दोनों का सम मीन्स एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो ये क्या हो गया, ये दोनों ऑपरेटर का एवरेज, दोनों वैल्यूज का एवरेज हो गया, किसका, x प्लस एच बाई टू, एक्स माइनस एच बाई टू। तो इसको बोला जाता है, ये है, ये वाला जो है इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये है एवरेज ऑपरेटर। ये वाला है, इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। दिस इज सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड दिस इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हमने 5 ऑपरेटर इसमें है, 4-5, तो हमने सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिया इनकी डेफिनेशन के साथ। अब हम इनमें देखेंगे कि इसमें एग्जाम में एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आता है कि इनमें रिलेशंस पूछे जाते हैं, कि जैसे इस शिफ्ट ऑपरेटर ई
कि जैसे ई और डेल, इनमें म्यू और सिग्मा, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, जैसे ई का इसके साथ क्या रिलेशन है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसका, तो आपस में जो इनके रिलेशनशिप है, क्योंकि ये ऑपरेटर किस पे लग रहे हैं, एक डिस्क्रीट फंक्शन पे लग रहे हैं, मतलब डिस्क्रीट डोमेन पे लग रहे हैं, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस टू एच, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस टू एच, तो उन ये डिस्क्रीट पॉइंट है, मतलब कंटिन्यूस जो डोमेन थी उसको हमने डिस्क्रीट पॉइंट में डिवाइड कर दिया, और उन डिस्क्रीट पॉइंट पे हमें जो फंक्शन की वैल्यूज़ वो गिवन है उन्हीं पॉइंट पे ये लगता है, तो इनमें आपस में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो उसी रिलेशनशिप को हम डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटर्स। तो जो पहला रिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आता है किसमें, बिटवीन ई एंड ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो मैं डायरेक्ट रिलेशन ही लिख देता हूँ। पहला रिलेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो होता है ई, ये जो ऑपरेटर है इज इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल फॉरवर्ड डिफरेंस, 1 प्लस डेल फॉरवर्ड डिफरेंस। तो ये रिलेशन है। ये ट्रिपल इक्वल टू क्यों लिखा है, ट्रिपल इक्वल टू लिखा है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, मतलब ये इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट। ये तो होता है इक्वल, और इसको बोलते हैं, तीन जब इक्वल टू लगते हैं इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। वो इसलिए लगता है क्योंकि ये जो है ई और डेल है, ये है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ऑपरेटर अकेला कुछ नहीं है, अकेला ऑपरेटर उसकी कोई वैल्यू नहीं, जैसे मैंने लिखा डेल, तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। इसका कोई मीनिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, ये किसी फंक्शन पे लगेगा। तो जैसे ये डेल है, जब तक इसके आगे कुछ फंक्शन नहीं लिखा हो, हाँ अब ये इसकी मीनिंगफुल है, इसका कुछ मीनिंग है अभी, तो ये एक मीनिंगफुल टर्म है। अगर मैं खाली डेल लिख देता हूँ या खाली ए लिख देता हूँ तो इसका कोई मीनिंग नहीं। जैसे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक यहाँ पे कोई फंक्शन ना लिखा हो, फंक्शन हो और किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब ये कंप्लीट इंटीग्रल है, इसको नहीं बोलेंगे हम इंटीग्रेशन, ये तो खाली इंटीग्रेशन का सिंबल है। उसी तरीके से ये एक सिंबल है खाली, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर आपस में क्या है, इक्वल नहीं होंगे क्योंकि वो एक कोई मीनिंगफुल टर्म नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटर है सिर्फ, तो हम इक्विवेलेंट का साइन लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया स्क्वायर रूट लिख दिया, तो इसका कोई मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये तो एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, किसी नंबर के ऊपर लगेगा। जब मैं लिख दूँ तो इसके अंदर 4, तब इसको हम बोलेंगे कि हाँ अब ये ऑपरेटर है, और इसको ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-2, तो अब ये ऑपरेटर है। अब मैं उसी तरीके से, मतलब समझ गया आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये एक ऑपरेटर है, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल इक्विवेलेंट लगेगा। तो कभी भी एग्जाम में आता है, कभी कभी लोग नहीं भी लगा, मतलब किसी बुक में नहीं भी लगता है वैसे, पर ऐसा लगाना चाहिए कि जब ऑपरेटर लिखा जाता है तो उसको ट्रिपल इक्विवेलेंट लगता है उसमें। किसी बुक में हम देखते हैं, कई बार मैं देखता हूँ किसी बुक में नहीं लिखा रहता है, सिंपल ऐसे डबल इक्वल टू लगा के छोड़ दिया जाता है, बट वो गलत है, उसको इस तरीके से ही हमको लिखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसे आया, कि फॉरवर्ड डिफरेंस, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी कि फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू E-1, है ना। इस 1 को हम इधर लेके चले गए, तो ये इस तरीके से, तो ये रिलेशनशिप को हमें इस्टेब्लिश करना है। तो कैसे करेंगे, हमको पता है, इसका प्रूफ देखते हैं हम। देखो कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f(x) ये क्या होगा, हमको अभी हमने डेफिनेशन देखी f(x + h - f(x), ये हमने अभी डेफिनेशन देखी इसकी। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, ये जो f(x + h है, इसको मैं लिख सकता हूँ E(f(x), क्योंकि E क्या होता है, E एक शिफ्ट ऑपरेटर है, तो शिफ्ट ऑपरेटर एक स्टेप आगे कर दिया, तो e⁻1(f(x), तो इसको इस वाले को मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि इन दोनों में से मैंने E-1 और f(x) को मैंने बाहर लिख दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि डेल ऑफ f(x) इक्वल टू आ गया कितना, E-1 ऑफ f(x), ये है। तो देखो डेल जब इस f(x) के पे लग रहा है और E-1 जब f(x) पे लग रहा है, तो दोनों सेम वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू E-1। तो ये रिलेशनशिप हमारा स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E = 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा है, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया किसमें, फॉरवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में, ये रहे हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशन कहता है, दूसरा रिलेशन ये है कि जो e⁻⁻1 होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻⁻1, ऐसे, ठीक है।
तो ये कैसे आएगा, ये भी बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसका भी हम प्रूफ करके देखते हैं। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो जो बैकवर्ड डिफरेंस है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। बैकवर्ड की तरफ चलता है, एफ एक्स से पीछे की तरफ आएगा, पीछे स्टेप है मतलब एक्स माइनस एच। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ये आ गया ई टू दी पावर माइनस वन ऑफ एफ एक्स, ऐसे होगा। -1 का मतलब एक स्टेप पीछे, तो ई टू दी पावर -1 जब एफ एक्स पे लगेगा तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। दैट मीन्स क्या हो गया, 1 माइनस ई टू दी पावर -1 ऑफ एफ एक्स, ये आ गया। तो दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ से हम अगर हम दोनों क्वेश्चन को देखें कि डेल ऑफ एफ एक्स, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर -1 ऑफ एफ एक्स। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि एफ एक्स पे ये बैकवर्ड डिफरेंस लग रहा है और 1 माइनस ई टू दी पावर -1 लग रहा है, तो सेम वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस ई टू दी पावर -1। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है इसको, कि ई टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो गया, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। तो अभी हम देखते हैं कि और इनमें क्या क्या रिलेशनशिप पॉसिबल है, जैसे कि फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में आपस में क्या रिलेशन होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, उनको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तीसरा रिलेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब देखो ये सिर्फ इतना लिखा हुआ है, अब जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं होंगे वो तो देखेंगे कि क्या ऐसे कुछ भी इसमें लिखा नहीं है, इसी को आपस में वो कर रहे हैं, ये इन्हीं में ऐसे कैसे रिलेशन है, ये कुछ इसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं लग रहा है ना। लेकिन अगर हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा हुआ है, हमको पता है कि इनका मीनिंग क्या है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस है और ये ऑपरेटर है, इसलिए यहाँ ट्रिपल इक्विवेलेंट लगा है, तो हमको पता होगा कि ये सारी चीज़ें इनका क्या मीनिंग है। तो इसको हम इस रिलेशनशिप को हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि ये इस रिलेशनशिप कैसे बनेगा। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका प्रूफ करके देखते हैं हम। जो फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स होता है, अभी हमको पता है फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और जो बैकवर्ड डिफरेंस होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, ये होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये होता है। अब जब दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो राइट हैंड साइड है, अगर उसको मैं लेता हूँ, राइट हैंड साइड है कि पहले तो फॉरवर्ड डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स किसी फंक्शन पे लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये ऑपरेटर लगेगा फिर लेफ्ट वाला लगेगा। तो देखो इसको हम लगा के देखते हैं बारी बारी से। तो ये तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऐसे ही है, अंदर ब्रैकेट के अंदर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, ये है। तो ये आएगा फॉरवर्ड डिफरेंस, यहाँ पे आएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, का मतलब क्या है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, और ये जो है ये हो जाएगा, अब जब फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा दोनों पे बारी बारी से, माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस एच। तो इसका तो हमको पता है कि एक स्टेप, अगला स्टेप क्या है इसका, अगला स्टेप है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस, अब जब ये इस पर लगेगा तो ये क्या आएगा, इसका अगला स्टेप, जैसे हमको पता है कि ये अगर ये पॉइंट एक्स है, ये वाला पॉइंट है एक्स माइनस एच, तो जब यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा तो अगला वाला माइनस ये वाला, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये आएगा। तो ये आ गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और इसको हम कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये एफ 2 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी माइनस 2 टाइम्स, और ये प्लस हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच, ये हो जाएगा। अच्छा, ये हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि इस लाइन को मैं रेज कर देता हूँ। अब देखो यहीं पर आ गया इसका सॉल्यूशन वैसे तो। अब ये जो टर्म है, ये पहली वाली टर्म, ये दोनों, इन दोनों से हमें क्या पता चला कि ये तो है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, है ना, इसी को हमने एक्सपेंड किया था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स माइनस एच, माइनस ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी है वो है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स,
है ना। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ की डेफिनेशन यही होती है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ये चीज़ यही है, और तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ये आ गया। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है वो इसके इक्वल आ गई। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि फॉरवर्ड डिफरेंस प्रोडक्ट जो आ रहा है दोनों का, फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्विवेलेंट टू फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। ये रिलेशनशिप हमारे बीच में इस्टेब्लिश हो गया। तो ये है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। तो ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंड ही नहीं करना चाहिए था, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ रखा है, और ये वाली जो टर्म है इसको हमने इसको एक्सपेंड किया और उसको हमने ऐसे लिख दिया, तो इससे ईजिली वाला रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। अब हम इसके बाद एक और रिलेशनशिप देखते हैं, फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ रखे हैं, जैसे एलटी में या लेक्चरर में या किसी न किसी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में आ रखे हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो एक रिलेशनशिप इसमें और है इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए, वो है वो रिलेशनशिप है कि ई शिफ्ट ऑपरेटर ई इंटू डेल is equivalent to del into E which is equivalent to forward difference। That means क्या हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ ई मतलब शिफ्ट ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस, और बैकवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर इनका अगर मैं ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, मतलब दोनों कम्यूटेटिव है, आगे पीछे किसी को भी पहले ऑपरेट कर लो, विथ दैट विल बी इक्विवेलेंट टू फॉरवर्ड डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, इसका देखो प्रूफ हम देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको, इस चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इसी से स्टार्ट करते हैं, ई और बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, ई तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो बैकवर्ड डिफरेंस लगेगा एफ एक्स पे, तो ये कितना हो जाएगा, ई और बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स का मतलब हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो और जब ई दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एफ एक्स माइनस ई ऑफ एफ एक्स माइनस एच। ई ऑफ एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स प्लस एच, अगला स्टेप, और ई ऑफ एक्स इसका हो जाएगा एफ एक्स, है ना, विच इज इक्विवेलेंट टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन तो आ गया कि मतलब इसका मतलब ये इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इससे हमने कंक्लूड किया कि ई इंटू बैकवर्ड डिफरेंस विल बी इक्विवेलेंट टू फॉरवर्ड डिफरेंस। उसी तरीके से अब हम ये देखते हैं सेकेंड पार्ट जो इसका है कि डेल ऑफ ई, है ना, ऑफ एफ एक्स। तो ये भी इजी है इसको सॉल्व करना, फॉरवर्ड डिफरेंस। पहले शिफ्ट ऑपरेटर लगेगा, इसका मतलब ये है कि पहले एक स्टेप हम शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद हम बैकवर्ड डिफरेंस लगाएंगे। तो अगर एफ एक्स पे ई लगता है तो ये हो जाता है एफ एक्स प्लस एच, और जब बैकवर्ड डिफरेंस लगेगा किस पे, तो ये जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ई, दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इससे हमने कंक्लूड किया कि डेल ई इज इक्विवेलेंट टू फॉरवर्ड डिफरेंस। अब हम एक हम रिलेशनशिप और देखते हैं जो कि सेंट्रल डिफरेंस और इसके बीच में है, शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में। तो वो भी बहुत इजी है, इसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। वो क्या कहते हैं, मतलब जो रिलेशनशिप है वो क्या है, सेंट्रल डिफरेंस और उसके बीच में रिलेशनशिप जो है दैट इज सेंट्रल डिफरेंस इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ई टू द पावर माइनस हाफ। ये है फॉरवर्ड डिफरेंस ई टू द पावर माइनस हाफ, और इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू ई टू द पावर माइनस हाफ और फॉरवर्ड डिफरेंस। ये है। तो ये भी बहुत आसान है इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना, कि बाय डेफिनेशन हम देखेंगे कि इसका प्रूफ हम देखते हैं। और डेल ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। और ये आपको पता है कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ई टू द पावर 1/2 ऑफ एफ एक्स। इसका क्या मतलब हो गया, ई टू द पावर 1/2 ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब हो गया एक स्टेप इसको आगे कर देता है, एफ एक्स प्लस एच बाई टू, मतलब हाफ स्टेप आगे कर देगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। उसी तरीके से ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर हाफ एंड ई टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स। ये ऐसा हो गया, तो ये हो गया ई टू द पावर हाफ माइनस ई टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स।
तो ये ऐसा रिलेशन बन गया हमारे पास। अब क्या है कि चलो एक ये रिलेशन हमारे पास आ गया, इससे हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये रिलेशन, हालांकि ये इस चीज़ को प्रूफ नहीं करा इस अभी हमने। ये रिलेशन हमारे पास एक और आ गया कि सेंट्रल डिफरेंस होता है वो दैट इज़ e⁻½ माइनस e⁻⁻²। इसको ऐसा ही बोला जा सकता है, ठीक है, कि ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है, ठीक है, ये है। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस लगता है, सपोज अगर f(x + h/2) पे, ठीक है, f(x + h/2) पे अगर फॉरवर्ड डिफरेंस लगता है तो उसकी क्या वैल्यू आती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हाँ f(x + h/2), देखो अब हम ये कह सकते हैं, जैसे सपोज ये पॉइंट x है और ये है x + h, ये है x - h, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x + h/2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x - h/2। अब देखो कि अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस लगाते हैं किस पे, x - h/2 पे, तो ये कि यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो ये क्या करता है, एक स्टेप आगे करेगा, इसका अगला स्टेप ये है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, तो एक बार मैं इसको बना के दोबारा लिख देता हूँ। फॉरवर्ड डिफरेंस मैं ये देखना चाह रहा हूँ x - h/2 पे, तो क्या होना चाहिए कायदे से, ये होना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि इसके बीच में पहले h मतलब x - h/2 में प्लस h होगा और माइनस यही वाली वैल्यू आएगी x - h/2, तो क्या हो गया ये -h/2 प्लस, तो ये हो जाएगा f(x + h/2 माइनस f(x - h/2), ऐसा हो गया। तो दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक स्टेप मतलब प्लस h करना है ना हमने इसमें, तो h/2 में -h/2 में जब प्लस h करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेगा, तो ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पर ये इतना जो h डिफरेंस है, जब हम इसका फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे तो ये वाली वैल्यू x + h/2 माइनस x - h/2 ये वैल्यूज आएंगी, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे, अभी इसको इधर लेफ्ट वाला साइड में हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। सिर्फ इतना, ठीक है, तो ये इसकी ये है हमारे पास, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ x - h/2 है दैट कैन बी रिटर्न एज, मतलब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है यहाँ से देखो ये सेम टू सेम यही वैल्यूज़ है ना यहाँ पे ये, तो दैट मीन्स इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f(x - h/2), तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ e⁻⁻½ ऑफ fx, ऐसा हो गया। दैट मीन्स इन दोनों से हमने क्या रिलेशन निकाला कि डेल ऑफ fx इज इक्वल टू दिस ऑपरेटर इंटू fx, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि डेल जो ऑपरेटर है दैट इज इक्विवेलेंट टू फॉरवर्ड डिफरेंस e⁻⁻², ठीक है। तो इसको बाकी का ये जो दूसरा है ये आप लोग खुद ट्राई कर लेना कि ये जो रिलेशन है ये मतलब पहले e⁻⁻½ एंड देन डेल, बहुत ईजी है, इसको भी आप ट्राई खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आ गया इसमें, तो ये बहुत ही इजी रिलेशनशिप है जो इन ऑपरेटर्स के बीच में, और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, ये क्या है, इस टाइप से कैसे। अब हम क्या करते हैं कि कुछ जो एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखो ये एक क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड बैकवर्ड डिफरेंस। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि ई और बैकवर्ड डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, कि जो अभी हमने जो जितने भी सारे के सारे हमने प्रूफ करे थे उसमें सारे के सारे रिलेशनशिप हमने देखे, बैकवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस, और इन सब के बीच में आपस में क्या रिलेशन थे। तो जो सबसे पहला रिलेशन जो हमने प्रूफ किया था वो था E इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस, और दूसरा हमने देखा था कि e⁻ अगर -½ कर देते हैं, सॉरी e⁻⁻1 कर देते हैं, e⁻⁻1 दैट विल बी 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। तो यहाँ पे यही चीज़ पूछ रहा है, ये बैकवर्ड डिफरेंस है, ये e है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड में ई शिफ्ट ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमको पता है कि बैकवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है ना, ये e⁻⁻1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा जो मैं कह रहा था,
तो ई टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू इक्वलेंट टू वन माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये है ये रिलेशन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको ऑपरेटर की डेफिनेशंस पता है, अगर नहीं ये याद है कि क्या रिलेशन होता है तो बहुत ही इजीली हम ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चाहे ये भी कैलकुलेट करके देख लेंगे हम राइट हैंड साइड में कौन सा ऑपरेटर सही चल रहा है, काम कर रहा है इसमें, तो ये हमें आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ये LT 2020 के एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा कि देखो है तो ये भी बहुत इजी है। तो देखो तो कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व। लिखा है कि डेल स्क्वायर अपॉन ई ऑफ एक्स क्यूब, ये चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है। तो इस चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो जो ये एक्स है, अगला वाला स्टेप है एक्स प्लस एच है जनरली, तो हम एक एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इस टाइप से भी हम बाउंड्री को ले सकते हैं। जब हमें अगर जनरल अगर नहीं पता है या हमें दे नहीं रखा है कि एच का गैप है तो हम वन एच को मतलब हम वन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एच ले लो चाहे वन ले लो, कभी हमें आसानी पड़ती है सॉल्व करने में, वन से आसान रहता है सॉल्व करने में, तो हम क्या करते हैं जनरली हम वन ही ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा रिलेशन कि ई और डेल में क्या रिलेशन होता है। ई इज इक्वल टू होता है वन प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस। तो दैट मीन्स फॉरवर्ड डिफरेंस को क्या लिखा जा सकता है, वन माइनस ई माइनस वन, ई माइनस वन ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे ई माइनस वन टू द होल स्क्वायर अपॉन ई ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया। अब ऊपर हम होल स्क्वायर खोल देंगे ई माइनस वन का, तो हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन होल अपॉन ई, और यहाँ पे है एक्स क्यूब। जब इसको खोलेंगे, इसको देखो अब ई स्क्वायर के अपॉन में मैंने ई लिख दिया, माइनस टू ई इसके अपॉन में भी ई लिख दिया, डिनोमिनेटर को हमने सबके अपॉन में अलग अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ई स्क्वायर, ये तो ई बच गया सिर्फ, माइनस ये टू रह गया प्लस ई टू द पावर माइनस वन ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब ऑपरेटर पे ये तीनों के तीनों हमें लगाने हैं एक एक करके। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। ये इक्वल टू हो गया, देखो ई ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर माइनस वन ऑफ एक्स क्यूब। ई ऑफ एक्स क्यूब का मतलब है एक्स प्लस वन, एक स्टेप आगे कर देता है ना इसको ये, तो एक्स प्लस वन का होल क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा एक्स एक स्टेप पीछे चला जाएगा तो एक्स माइनस वन का होल क्यूब। इनको हम पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा एक्स का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब वन का क्यूब वन प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये होता है। माइनस का फिर ये आएगा, ये तो पहला जो ब्रैकेट हमने एक्सपेंड किया, फिर आएगा माइनस टू एक्स क्यूब, फिर अब आएगा प्लस में एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो आता है इसमें ए क्यूब मीन्स एक्स का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस वन, फिर आता है माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी का मतलब है माइनस थ्री ए का स्क्वायर और बी का मतलब वन है प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये आ गया। तो इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि ये एक्स क्यूब टर्म देखो, इसमें हम देखते हैं कि एक्स क्यूब ये मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब, ये माइनस का टू एक्स क्यूब कट गया, और ये माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, ये माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म भी आपस में कैंसिल हो गई, और ये माइनस का वन है, ये प्लस का वन है, ये भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ बच गया थ्री एक्स और थ्री एक्स, तो थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स हो गया सिक्स एक्स। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया सिक्स एक्स, तो इसका आंसर हो गया डी। तो इस क्वेश्चन ये बहुत ईजी सॉल्व करना है, अगर हमें ये रिलेशन याद होना चाहिए कि इस रिलेशन की हेल्प से इसको कैसे एक्सपेंड करना है। तो ये भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है LT 2020 में, UK SSC लेक्चरर 2020 LT 2020 के एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। हाँ, अब एक चीज़ और होती है कि सपोज एक थ्योरम है, आप इसको एज अ थ्योरम भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक थ्योरम है कि अगर f(x) एक n डिग्री की पॉलिनोमियल है, इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n of degree n, then nth order difference
is constant and n plus 1th order is 0। इसका क्या मतलब है, इसका मैं समझाता हूँ। देखो, सपोज fx एक पॉलिनोमियल है n डिग्री की, fx पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो इसका मतलब यह है कि डेल n nth फॉरवर्ड डिफरेंस इसका आएगा कांस्टेंट और n प्लस 1 फॉरवर्ड डिफरेंस ये आ जाएगा 0। 0 मीन्स 0, ये हो जाएगा। ये एक थ्योरम है, ठीक है। ये अच्छा, हायर ऑर्डर का भी हमने डिस्कस नहीं किया है। जैसे डेल स्क्वायर लिखा है, तो डेल स्क्वायर का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स लिखा है, सपोज डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डेल को हमने 2 बार लगाना है इस पर, डेल ऑफ एफ एक्स। जैसे डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, थर्ड ऑर्डर का है तो 3 बार डिफरेंशिएट करना है, ऐसी करके करके इसका भी मतलब यही है कि पहले 1 बार करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, 3 बार करेंगे। तो 2 डिफरेंस का मतलब क्या है कि पहले ये फॉरवर्ड डिफरेंस, इसके अंदर वाले का जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, है ना। अब क्या होगा कि ये जो है फिर से दोनों पे लगेगा, तो ऐसा हो जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। फिर इसका आ जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस एच का क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच, ये इसका हो गया। उसी तरीके से अब इसका भी लिखा जाएगा, माइनस करके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 टाइम्स एफ एक्स प्लस एच माइनस प्लस का एफ एक्स। ये सेकंड ऑर्डर। तो उसी तरीके का थर्ड ऑर्डर का लगेगा तो इसको एक बार और कर देंगे, फोर्थ ऑर्डर का है तो जो रिजल्ट आएगा उसको आगे लगाते जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी चीज़ के ऊपर है कि अगर nth फॉरवर्ड डिफरेंस देखते हैं तो क्या होगा, nth फॉरवर्ड डिफरेंस n डिग्री के पॉलिनोमियल का। तो अभी हमने देखा कि मैंने बोला कि ये थ्योरम कंसिडर कर लो इसको, तो nth ऑर्डर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कांस्टेंट आता है और n प्लस ऑर्डर क्या होता है तो वो होता है 0। तो ये वाला जो रिलेशन है ये इसका सही आंसर है 19, क्वेश्चन का आंसर नंबर बी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी। एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें चारों में से रिलेशन कौन सा ट्रू है तो हमें देखना है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। तो अभी हमने देखा है कि इसमें क्या रिलेशन होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस E इज इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल और E टू द पावर -1 होता है 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। तो और इस नीचे वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूँ तो ये हो जाएगा E टू द पावर -1 प्लस बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये विच इज़ दिस वन डी। तो इसका आंसर डी हो गया। अब बाकी के हम रिलेशन देखेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ इसमें क्या है, वो जो नॉट ट्रू, तो ये वाला, अच्छा सॉरी, इसमें पूछ रहा है नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू का मतलब है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये तो ट्रू है, ये तो सही है, और ये वाला भी सही है। ये रिलेशन फर्स्ट वाला रिलेशन है E इज इक्वल टू 1 प्लस डेल। और एक ये रिलेशन भी अभी हम देखते हैं कि पहले हम फर्स्ट वाला चेक करते हैं कि क्या ये सही है। तो हम देखते हैं, देखो डेल ऑफ E टू द पावर एक्स, तो डेल ऑफ E टू द पावर एक्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू E टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस E टू द पावर एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, E ऑफ E टू द पावर एक्स माइनस E टू द पावर एक्स, ऐसा हो गया, विच इज़ इक्वल टू E माइनस 1 ऑफ E टू द पावर एक्स। तो इसका मतलब ये रिलेशन भी सही है। ये और ये एक्चुअली में सेम ही चीज़ लिखी हुई है एक तरीके से। तो फर्स्ट वाला रिलेशन सही है, तो फर्स्ट भी सही हो गया, सेकंड थर्ड भी सही हो गया, फोर्थ भी सही हो गया। इसका सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला रिलेशन इसमें गलत है। तो इसको अगर तुम खुद वेरीफाई करके देखोगे, आप लोग खुद वेरीफाई करेंगे तो इसमें देखोगे कि ये रिलेशन कहाँ पे गलत हो गया, ये कैसे गलत हो गया वाला रिलेशन। तो इसमें कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ इसमें कुछ मिस्टेक होगी, इस वजह से ये एक्सप्रेशन गलत है। बाकी तीनों के तीनों एक्सप्रेशन इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाता है बी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इसमें, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें कैलकुलेशन हो सकती है ज़्यादा।
तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा मैं इसको हिंट इसमें दे देता हूँ कि इसमें कैसे करना है इसको कैलकुलेट। चलो हम इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ये लिखा है इसमें डेल स्क्वायर अपॉन ई ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू ई ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। तो इस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है, तो हम करते हैं कि एक ये रिलेशन है हमारे पास और एक ये रिलेशन, दोनों का प्रोडक्ट है, तो हम दोनों को बारी बारी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो पहले हम टर्म बाई टर्म कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमको पता है कि ई, ये वाली जो टर्म है इसको हम देखते हैं पहले कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, ई ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ये कितना हो जाता है, ई टू द पावर एक्स प्लस एच, बस इतना हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में लिखा है डेल स्क्वायर ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो इसका मतलब ये है कि डेल ऑफ डेल ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा। फिर से एक बार और लगेगा इसमें, तो ये सिंपल ऐसा जाएगा। अभी हमने पहले इसमें डिस्कस किया था कि जो सेकेंड ऑर्डर का है वो ऐसा होता है, एक्स प्लस टू एच माइनस टू टाइम्स ई टू द पावर एक्स प्लस एच प्लस ई टू द पावर एक्स। तो ये इसकी भी वैल्यू हमने देख ली अलग अलग करके, इसकी वैल्यू देख ली और इसकी वैल्यू देख ली। तो इसकी वैल्यू पता चल गई हमको, इसकी वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे, ये हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये एक ऑपरेटर है डेल स्क्वायर अपॉन ई, तो डेल स्क्वायर अपॉन ई को भी हम देख लेते हैं। ये वाला जो है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि डेल स्क्वायर अपॉन ई ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो इसको हम सेम वैसे करेंगे कि हमने इसको लिख दिया वन प्लस ई, और डेल में क्या रिलेशन होता है हमको पता है कि डेल होता है ई माइनस वन। तो इसको हम लिख देंगे ई माइनस वन टू द होल स्क्वायर अपॉन ई ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ये सिंपल ऐसे हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस वन को लिख देंगे, हमें हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन होल अपॉन ई ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो जब ये रिलेशन अलग अलग हो जाएगा तो ये जाएगा ई माइनस टू प्लस डिनोमिनेटर में हम सबको अलग अलग कर देंगे, तो ये ई टू द पावर माइनस वन ऑफ ये। तो ये कितना हो जाएगा, ई टू द पावर ई ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस टू ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वन ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ऑफ एच, ये हो जाएगा। तो हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी भी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू भी आ गई है। तो हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, पहले ये वाली वैल्यू रखी जाएगी, ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस एच, ये हो गया, इनटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच। ये कौन सी वैल्यू रखी गई है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहाँ से रखी गई है, यहाँ पे होल अपॉन, अब जो डिनोमिनेटर में डेल स्क्वायर ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो डेल स्क्वायर ऑफ ई टू द पावर एक्स ये वैल्यू यहाँ से रखी जाएगी, ये वाली, ये हमने कैलकुलेट करी हुई है। तो ये हो जाएगा, पूरे के डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ मैं क्योंकि प्रोडक्ट में पूरी की पूरी टर्म। तो ई टू द पावर एक्स प्लस टू एच माइनस टू ई टू द पावर एक्स प्लस एच प्लस ई टू द पावर एक्स। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये ब्रैकेट में है पूरी टर्म। अब इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन लेंगे हम। ऊपर से देखो, अगर हम कॉमन लेते हैं, देखो ऊपर से हम इस फर्स्ट ब्रैकेट से हम कॉमन लेंगे ई टू द पावर एक्स को। ई टू द पावर एक्स को जब हमने कॉमन लिया, देखो ये जो चीज़ लिखी है ना, ई टू द पावर एक्स प्लस एच, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एच, ठीक है। तो इस ऊपर वाले को, इसको हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर एक्स माइनस एच को भी ऐसे लिखा जा सकता है, ई टू द पावर एक्स माइनस एच को ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एच। तो ई टू द पावर एक्स तीनों में आ जाएगा, तो उसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर रह गया ई टू द पावर एच माइनस टू ई टू द पावर एच प्लस ई टू द पावर माइनस एच इंटू, यहाँ पे इसको भी हमने अलग अलग कर दिया, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एच अपॉन में, इन दोनों में, तीनों में से भी हमने ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर रहेगा ई टू द पावर टू एच माइनस टू ई टू द पावर एच प्लस वन, ऐसा आ गया।
अब क्या है कि ये ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एच को ना, ये वाला जो ऊपर वाला ई टू द पावर एच है, कौन सा वाला, अभी मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये वाला, इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, इससे भी, इससे भी, इससे भी। जब तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लेफ्ट साइड वाला मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है अभी। तो जब तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू इस ई टू द पावर एक्स से तो ये ई टू द पावर एक्स कैंसिल हो गया, जो जब वो अंदर आएगा तो आ जाएगा ई टू द पावर 2h माइनस 2 ई टू द पावर, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले चुका है। यहाँ पे आएगा ई टू द पावर एच माइनस ई टू द पावर माइनस एच है यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन में साथ में ब्रैकेट में ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई में, नीचे भी सेम टू सेम टर्म आ रही है, ई टू द पावर 2h माइनस 2 टाइम्स ई टू द पावर एच प्लस 1। तो ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर नीचे कैंसिल हो गए तो ये आ गया ई टू द पावर एक्स। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये सिंपल एक्सप्रेशंस हैं, अगर हमें सारे ऑपरेटर्स की वैल्यूज़ पता है, हालांकि ये थोड़ा सा लेंदी है, हल्की कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, अदरवाइज इतना कोई टफ नहीं है ये। अगर हमें ऑपरेटर्स की सबकी डेफिनेशन पता है तो ये आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब ये रिलेशन है, ये रिलेशन ये आप लोगों के लिए मैं, ये होमवर्क है, आप लोग इसको खुद ट्राई करिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन इसमें क्या है, इसमें रिलेशन, इसमें म्यू है, म्यू क्या होता है, म्यू है एवरेज ऑपरेटर। तो हाफ एफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस नहीं प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई 2, ये है, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स भी लगेगा इसके साथ में, म्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है, तो इसका यूज़ करेंगे हम। ये इसकी डेफिनेशन है कि म्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एफ एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस म्यू में यहाँ पे बीच में प्लस होता है और यहाँ हाफ होता है, और जो सेंट्रल डिफरेंस है उसमें सिंपल ये होता है एफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई 2, बीच में माइनस है और कुछ नहीं है, इसमें यहाँ बीच में प्लस होता है और यहाँ पे हाफ होता है, मतलब ये एवरेज है, ये डिफरेंस है, तो इसका नाम है सेंट्रल डिफरेंस, इसका नाम है एवरेज ऑपरेटर। तो देखो आप देखेंगे कि इसमें म्यू भी आ रहा है, इसमें डेल भी आ रहा है, तो कौन सा रिलेशन है इसमें से नॉट करेक्ट, मतलब जो सही नहीं है, ज़्यादा इसमें से 3 रिलेशन तो इसमें सही होंगे, एक रिलेशन इसमें से गलत होगा, तो हमको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन है जो इसमें से गलत है। तो ये है कि ये है कि ये है कि ये है, तो कौन सा इसमें से रिलेशन गलत है, ये आप लोग ट्राई करिए खुद, बहुत इजी है ये। इसमें ये शिफ्ट ऑपरेटर की भी हमको डेफिनेशन पता है। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, एक स्टेप प्लस 1 कर देता है, मतलब एक स्टेप आगे चला जाता है। अगर उसकी पावर में हाफ लिखा तो हाफ स्टेप आगे जाएगा, माइनस हाफ लिखा तो माइनस हाफ स्टेप आगे जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस भी हमको पता है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग ट्राई कीजिए, और अगर किसी को इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।